गांधी युग का। वैसे इससे पहले भी कांग्रेस का वीडियो बनाए थे, लेकिन इसको हम ये डाले नहीं, इस बार इसको डाल देंगे। तो आइए, गांधी जी का ये चैप्टर है जो आप पहले से आपको वैसे पढ़ा भी चुके हैं कि गांधी जी का जन्म से लेकर के और गांधी जी के मृत्यु तक, मतलब 30 जनवरी 1948 तक आपको चर्चा किए हुए हैं। आइए उसी का जो कुछ क्वेश्चन है आज उस पर हम इसको डील करते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वर्तमान में आने वाला जो परीक्षा है, जो TR3 का परीक्षा आने वाला है, उसमें मेरी ज्यादा से ज्यादा इससे क्वेश्चन रहेगा। और जस्ट फिर हम क्रांतिकारी चैप्टर से भी बनाने जा रहे हैं, उस पर से भी ज्यादा और ज्यादातर फायदा करेगा। जो कोई भी कंपटीशन है, भारत की कोई भी कंपटीशन है, उसमें आप इतना जान लीजिए आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। कोई भी कंपटीशन में आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। इसीलिए हम आज वीडियो बना रहे हैं इस पर। ये गांधी जी का मतलब ये पूरे जन्म से लेकर के, यानी यूं कहिए इसको गांधी युग कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आइए ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए हम पहला क्वेश्चन में विचार करेंगे, गांधी जी का जन्म कब हुआ था। जैसा कि आपको पता है, पहले से ही जानते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर के कठियावाड़ा नामक एक प्रायद्वीप है ना। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो 3 और पानी से गिरा हो और एक और स्थल से गिरा हो, इसी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। यही कठियावाड़ नामक प्रायद्वीप पर गांधी जी का जन्म ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म ये गुजरात के कठियावाड़ा नामक गांव में हुआ था। ये समझ गए? गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का जन्म, गांधी जी के माता का क्या नाम था? गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो गांधी जी के माता का क्या नाम था? तो पुतलीबाई, कस्तूरबाबाई, जीजाबाई। आप ये जो नाम सुन रहे हैं पुतलीबाई, यही गांधी जी के क्या नाम था? माता का नाम। यही पुतलीबाई गांधी जी के माता का नाम था। ये पुतलीबाई गांधी जी के माता का नाम था, आपको बताए थे। यह एक धार्मिक महिला थी, हिंदू धर्म से थी, और यह एक धार्मिक महिला थी। जो आप जानते भी होंगे कि गांधी जी का बाल्यावस्था में ही क्या हो गया था? शादी हो गया था। उस समय में हमारे समाज में, हमारे भारतीय समाज में रीति रिवाज ऐसा चल चुका था, क्योंकि उससे पहले मुगलों का शासन हुआ करते थे, और मुगल के शासन के जमाने से ही, उससे पहले से ही कहीं हमारे देश में क्या था? बाल विवाह प्रचलित था। और बाल विवाह प्रचलित होने के चलते गांधी जी का जन्म 1869 को होती है, और गांधी जी का शादी हो जाता है 1883। यानी लगभग आप कह सकते हैं 14 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी का क्या हुआ? शादी हो गया। किससे हुआ था? एक कस्तूरबा नाम की महिला थी। कस्तूरबा नाम की लड़की से, उद्योगपति की बेटी थी कस्तूरबा, इसी से इनका क्या हो गया? शादी हो गया, मात्र 14 वर्ष की उम्र में। कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है, लिखा हुआ मिलेगा, इस समय कस्तूरबा की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। इस समय कस्तूरबा की उम्र मात्र 9 वर्ष थी और इनका उम्र 14 वर्ष था। इसी समय में गांधी जी का क्या हो गया? शादी हो गया था। कहाँ हुआ था गांधी जी का शादी? गुजरात में ही, वही आसपास के ही गांव में इसका शादी हो गया था। ठीक, समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी इसकी कौन थी? पत्नी थी। और जीजाबाई का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं सुने होंगे। जीजाबाई का नाम नहीं सुने हैं। ये जीजाबाई कौन थी? तो आप नाम सुने होंगे शिवाजी का। एक बहुत ही वीर योद्धा था शिवाजी, जिन्होंने मुगलों से लोहा ही नहीं, मुगलों को छक्के छुड़ा दिया था। वही शिवाजी जिन्होंने ऐसा लड़ाई लड़ा कि मुगल में खास करके औरंगजेब, जो अतातुर्क के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब इसी के बेटा को क्या कहा करते थे? पहाड़ी चूहा। औरंगजेब इसके बेटा यानी इसको, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहते थे, क्योंकि इसका कद काठी बहुत छोटा था, लेकिन ये लड़ाकू में, समझिए लड़ाकू विमान में ये फाइटर विमान था। तो ये उसी का माँ का नाम था क्या? जीजाबाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? जो अभी देखने की है, महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का कस्तूरबा गांधी और माँ का पुतलीबाई। तो माता का नाम पुतलीबाई और कस्तूरबा गांधी कौन थी? पत्नी थी। किसका? महात्मा गांधी का। कौन था ये? पत्नी। आइए, कहता है निम्न में से गांधी जी का पुत्र कौन नहीं था? तो इसमें आप आइए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा
उल्टा के या यूं कह सकते हैं, घुमा के क्वेश्चन मिल सकता है आपको। निम्न में से गांधी जी का पुत्र कौन नहीं था? तो इसमें से आप जानते हैं सबसे बड़ा बेटा हरिलाल था, दूसरा बेटा मनीलाल था, तीसरा बेटा रामदास था और चौथा बेटा देवदास था। गांधी जी का चौथा बेटा देवदास था। गांधी जी का चौथा बेटा जो देवदास था, तो ये 4 बेटा गांधी जी को था। और आपको याद होगा ये 5वां बेटा जो कहा जाता है जमनालाल बजाज को, ये यूं ही ऐसे ही मतलब यूं कहा जाता है गांधी जी का 5वां पुत्र कौन था? तो जमनालाल बजाज कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र कौन था? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ये जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र इसलिए कहा जाता है कि आप लोग जानते होंगे कि जमनालाल बजाज जब वो सहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को सबसे ज्यादा धन दिए थे। ये खाली चेक पर, ब्लैंक चेक पर दस्तखत करके दे दिए और कहा बापू आपको जो मन होता है वो भर लीजिए। बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता देने के कारण जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र कौन था? जमनालाल बजाज। ये 3 पुत्र 4 पुत्र का नाम बहुत विद्यार्थी जानता भी नहीं है, लेकिन इनको सब कोई जानता है। इनको क्या होता है? सब कोई जानता है, इसलिए कि गांधी जी को ये बहुत ज्यादा सहायता दिए थे। जब गांधी जी अपने जीवन में पहली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन, देश लेवल का आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाए थे, तो उसमें गांधी जी को बहुत ज्यादा धन दिए थे, जिसमें कहा जाता है कि 6 महीना के अंदर ही 1 करोड़ से भी ज्यादा चंदा हो गया था। 6 महीना के अंदर ही 1 करोड़ से भी ज्यादा चंदा हो गया था। और इस चंदा करने के लिए जो फंड बनाया गया था उसका नाम था स्वराज फंड। लेकिन जब 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, तो यही स्वराज नामक जो फंड था उसका नाम में कुछ और जोड़ दिया जाता है, हिंद, मतलब ये तिलक स्वराज फंड, उसका नाम क्या कर देता है? तिलक स्वराज फंड। और इसी दिन 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन क्या होती है? शुरू हो जाती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वकालत करने लंदन कब गए थे? महात्मा गांधी वकालत करने लंदन कब गए थे? तो आप लोग जानते होंगे 1887 में गांधी जी मैट्रिक की परीक्षा को पास किए थे। 1887 में गांधी जी क्या किए थे? मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे। 1888 में गांधी जी क्या हुए थे? लंदन गए थे। काहे? बैरिस्ट्री करने के लिए ना, क्योंकि इनके पिताजी का इच्छा था कि मेरा बेटा क्या बने? बैरिस्टर बने। मेरा बेटा क्या बने? बैरिस्टर बने। और अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए 1888 ईस्वी में मैट्रिक करने के बाद 87 में 88 में कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। और 1893 ईस्वी में जानते होंगे आप गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे ना। 1893 ईस्वी में गांधी जी दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा भाई अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। और 1896 में आपको याद होगा गांधी जी एक बार भारत आए थे ना। गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे। और गांधी जी अपने 2 पुत्र और पत्नी को लेकर के कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। और लंबे प्रवास पर वो निकल गए। तो 1888 में गांधी जी कहाँ गए थे? लंदन। क्यों गए थे? बैरिस्ट्री करने के लिए। क्यों गए थे? बैरिस्ट्री करने के लिए। आइए इसके बाद है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु वैसे तो जब जाहिर है इनके कौन थे? जीके गोखले। इनको क्या कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन आप ये भी जानते होंगे गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जबकि उसके धार्मिक गुरु नारायण गुरु। धार्मिक गुरु कौन थे? नारायण गुरु थे। गांधी जी के धार्मिक गुरु नारायण गुरु, और जबकि राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये चित्तरंजन दास भी इसमें है। इसको सीआर दास भी कहते हैं ना, सीआर दास भी कहते हैं। आप सुने होंगे इसका भी नाम। इन्होंने ही 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, ये और मोतीलाल नेहरू जी ने मिल करके। ये किसके गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के। यानी ये जो गुरु थे ये हमारे देश के वो क्रांतिकारी जिन्होंने आजाद तक तो भारत में रह नहीं पाया, लेकिन शायद यदि वो रह जाता तो आज हमारे भारत का ये स्थिति नहीं होता। शायद यदि वो रह जाता तो आज हमें भारत का स्थिति जो हम लोग ये स्थिति देख रहे हैं भारत का, शायद ऐसा स्थिति नहीं रहता। और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उनका गुरु यही थे। क्या नाम था? चित्तरंजन दास।
CR दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास। और ये चित्तरंजन दास 1922 के गया अधिवेशन का अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस के 1922 का अधिवेशन का क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। तो क्या होगा? 1922 का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। और ये चित्तरंजन दास जो थे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। आइए इनके बाद है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अच्छा बताइए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो गए थे क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के केस लड़ने के एवज में ये कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप जानते होंगे जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, कौन? गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका के जाने के क्रम में आपको बताए थे उसको वहां पर ये काले गोरे का ये भेदभाव का सामना करना पड़ा था ना, जो कि ये ट्रेन में बैठ गए थे जिसके चलते इनको ट्रेन से उतार दिया गया। और क्योंकि ये काले लोग थे, ये फर्स्ट श्रेणी में बैठ गए थे और गांधी जी को पहला झटका वहीं लग गया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। जब ये ट्रेन में बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास में, यहीं पर इनको क्या लग गया? झटका लग गया। और उनके बाद जब ये गए दक्षिण अफ्रीका तो वहां पर देखा इन्होंने कि 3 चीज यहाँ पर भारतीय और यहाँ पर काले लोगों के लिए मतलब ये है कि काले गोरे का भेदभाव था, दूसरा था कि हिंदू रीति रिवाज से जो शादी होता था वो वैलिड नहीं था, और तीसरा था कि वहां पर भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसी के खिलाफ में गांधी जी लगातार लड़ाई लड़े और जब तक वो सफल नहीं हुए तब तक वो पूर्ण रूप में भारत लौट करके नहीं आए थे। और जब लौट के आए तो आपको याद होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए थे। इसी दिन हम भारत के लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे ये प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है ये 9 जनवरी 2003 से 9 जनवरी 2003 से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा 2003 में हमारे देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2003 में हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और यह एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। और आप अभी जो जानते होंगे कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो गलियारा है, गलियारा नाम सुने हैं? जो गुजरात के पोरबंदर से लेकर के ये असम के सिलचर तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो रोड जाती है उसका नींव इन्होंने ही रखा था, जो 2000 लगभग 7-8 में बन करके तैयार हुआ था। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही देन है जो आज भारत पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वो जुड़ा हुआ है। ये उन्हीं के द्वारा ये नींव रखा गया था। तो ये 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे उसी दिन को याद करते हुए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। समझ गए? तो 1893 में क्या हुआ था? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे ना। आइए इसके बाद अब कहता है गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कब किए थे? तो गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस का जो स्थापना किए थे ये गांधी जी 1894 में किए थे। कब किए थे? ये 3 नंबर ऑप्शन होगा। गांधी जी 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। क्या किए थे? गांधी जी 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। और इस को स्थापित करने के बाद यहीं से गांधी जी का राजनीतिक शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका में। वही काले गोरे का भेदभाव, श्वेत अश्वेत का भेदभाव और हिंदू रीति रिवाज से शादी नहीं होती थी वहां पर, उसको वैलिड नहीं था और भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यहाँ शुरू होता है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। आइए इसके बाद है महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कब निकाले? महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कब निकाले थे? तो आप लोग जानते होंगे 1894 में नटाल इंडियन ना, और 1903 में गांधी जी क्या किए थे? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाले थे। 1903 ईस्वी में गांधी जी क्या किए थे? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाले थे। क्या निकाले थे? इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका निकाले थे। कब निकाले थे? 1903 में। और इसके बाद आपको याद होगा 1904 में फिनिक्स फॉर्म का वो क्या स्थापना किए थे। 1909 में याद है गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। गांधी जी क्या किए थे? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किए थे। आइए इसके बाद है
कहता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी कब किए? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी कब किए थे? तो 1904 में। 1904 में गांधी जी क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना। अच्छा एक बार पुनः बताइएगा, 1894 में क्या किए थे? कांग्रेस का स्थापना किए थे। 1904 में क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। 1906 में किए थे पहली बार गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। वहां के एम्पायर थिएटर में, कहां? दक्षिण अफ्रीका के एम्पायर थिएटर में गांधी जी पहली बार क्या किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। किसका प्रयोग किए थे? सत्याग्रह का। यानी जो संगठन उन्होंने बनाया था, उस संगठन के माध्यम से तमाम लोगों को गांधी जी वहां बुलाए थे और पहली बार वहां जब प्रदर्शन किए तो वहां जो शासन चल रही थी अंग्रेज का, वो देख करके गांधी जी के इस लोगों की भीड़ को वो डर गए थे और गांधी जी को पहली बार जेल जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, वो 1906 में हुआ था। तो गांधी जी 1906 में क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछता है अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? जबकि 1904 में इन्होंने क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। 1910 आगे आएगा। क्वेश्चन है अब हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी कब लिखे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी 1909 में लिखे थे। 1904 में क्या किए थे? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। 1894 में क्या किए थे? कांग्रेस की स्थापना किए थे। और 1910 में इन्होंने, एक व्यक्ति था कालेनबाग, जर्मन शिल्पकार कालेनबाग की मदद से इन्होंने क्या किया था? टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना की थी। मतलब बाहर हो जाता है क्या? बाहर हो जाता है। तो ये क्या किए थे? 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। 1909 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना गांधी जी ने कब किया? टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना गांधी जी कब किए थे? तो कहता है टॉल्स्टॉय फॉर्म का जो स्थापना किए थे गांधी जी, आपको अभी बताए 1903 में क्या किए थे? 1906 में क्या किए थे? पहली बार 1906 होगा यहाँ। 1906 में क्या किए थे? 1906 में क्या किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। 1909 में क्या किए थे? नामक पुस्तक लिखे थे। और 1910 में क्या किए थे? टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना किए थे। मतलब ये बड़ा करने के बाद उसमें थोड़ा दिखने लगता है क्या? बल्ब को बंद करेगा। सही है। मैं तो फोन दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए तब तो लाइट भले बात है, इसके लिए सेटअप बैठाना पड़ता है, क्लास को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा उसके लिए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी, लगभग 21-22 वर्ष के बाद। कितने दिन के बाद? 21-22 वर्ष के बाद गांधी जी लौट करके अपना तमाम मांग बनवा करके दक्षिण अफ्रीका से कहां चला है? भारत। अभी बोले इसी दिन 9 जनवरी 1915 से ही भारत में क्या करने लगा? ये जो आए थे इस दिन, तो 2003 से क्या करने लगे? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 2003 से। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? भारत आए। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है गांधी जी साबरमती आश्रम था। गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए? तो गांधी जी, आपको याद होगा हम बताए थे कि गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे? 1915 में। आपको किसी बुक में 1916 मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी स्थापना 1915 ईस्वी में ही साबरमती आश्रम का किए थे, बल्कि उस समय में अहमदाबाद शहर में किए थे। कहाँ किए थे? अहमदाबाद शहर में किए थे। और अहमदाबाद शहर में करने के बाद
जब यहाँ पर गांधी जी से काफी लोग आके मिलने लगे, भीड़ बढ़ गई, तो यहाँ पर जगह कम पड़ गया। तो इसके बाद गांधी जी 1915 में वो स्थापित किए थे, लेकिन 1917 में उसको अहमदाबाद शहर से निकाल करके साबरमती नदी के किनारे लेके चले गए, और वहां पर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा जगह पर इन्होंने अपना ये आश्रम को बनवाया था। अब वहां कितनों लोग आते थे, उसके सबके रहने खाने का वो व्यवस्था किए हुए थे। तो ये गांधी जी 1917 ईस्वी में वहां ट्रांसफर लेके गए थे, लेकिन 15 में ही साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। लेकिन किसी किसी बुक में आपको मिलेगा 1916। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 1915 या यदि 16 नहीं रहे, 15 नहीं रहे, तो क्या मार देना है, 17 मार देना है। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर फोन आ रहा है। चंपारण सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद है चंपारण सत्याग्रह। कहता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 10 अप्रैल। ये चंपारण सत्याग्रह जो है, ये गांधी जी इस आंदोलन में पहली बार बिहार से शुरुआत की। आपको याद होगा जब 1916 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 15 से भारत आए, तो 1 वर्ष तक उसको गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने पूरे वर्ष में क्या किया, भ्रमण किया। और भ्रमण करने के दरमियान 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो भाग लिए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, और भाग लेने के बाद जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, तो वहीं पर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मौलाना मजहरुल हक, ये कई ब्रजकिशोर, ये कई व्यक्ति ऐसे थे जिनसे इसकी मुलाकात हुई, और इनको आमंत्रित किया गया कहाँ पर आने के लिए, चंपारण सत्याग्रह में ये भाग लेने के लिए। लेकिन चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन वो उस समय स्वीकार नहीं किए। तो बाद में कहा जाता है गांधी, ये क्या नाम है इसका, राजकुमार शुक्ल को, ये खास करके गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर ये चल दिए कि इनको जाइए गांधी जी को वहां से ही बुला के लाइएगा। तो गांधी जी वहां से जब आए, बहुत प्रयास किए इन्होंने, बार बार जब इसका पूरा डिटेल पढ़िएगा तो गांधी जी कई बार इनको ठुकराए कि बोले अभी नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास में समय नहीं है, जब समय आएगा तो हम आपको बताएंगे। और तब इसी बीच में गांधी जी की एक मिशन बनी कलकत्ता जाने की, और उसी बीच में जब ये गए राजकुमार शुक्ल के बाद पुनः, तो इनको कहा गया कि हम कलकत्ता इतना तारीख को जा रहे हैं, आप वहां रहिएगा, हमको वहां से आप रिसीव कर लीजिएगा। तो गांधी जी तब 1917 ईस्वी में अप्रैल महीना में वो पहुंचे थे। और जब गांधी जी अप्रैल में सबसे पहले बिहार में आए, तो बिहार में आए तो पटना ही उतरे थे, उसके बाद वो मुजफ्फरपुर गए, और मुजफ्फरपुर से वो कहाँ पहुंचे, चंपारण। चंपारण में जो पहली बार गांधी जी गए, तो वो कहा जाता है मुरली भरवा नामक एक गाँव था, जो राजकुमार शुक्ल का अपना गांव था। वही मुरली भरवा में गांधी जी पहली बार ठहरे थे, और वहां के किसान से मिले थे। तो किसानों ने बताया कि हम लोगों को 1 बीघा में 3 कट्ठा में नील की खेती करवाई जा रही है, जिसका हम लोगों को किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसी के खिलाफ में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए। और चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी भाग लिए 1917 में, तो गांधी जी ने 800 किसानों का, कहा जाता है कि 800 किसानों का एक आवेदन के माध्यम से दस्तखत करवाया गया। और उस समय के तत्कालीन गवर्नर, क्या नाम था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से जाकर के मिलते हैं और उनको कहते हैं कि महाशय ये समस्या है, जिनका कोई भी मुआवजा यहाँ के लोगों को, किसान को नहीं दिया जाता है। याद रखिएगा कि गांधी जी जब यहाँ पर ये चंपारण सत्याग्रह में गए थे, तो एक व्यक्ति था अंग्रेज, उन्होंने गांधी जी को एक रात भोजन पर बुलाया। गांधी जी को एक रात क्या किया, भोजन पर बुलाया। कहाँ बुलाया, वो अपने आवास पर। गांधी जी वैसे जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी को काफी जिद के बाद उनको अपने आवास पर बुलाया। यही 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दरमियान जब गांधी जी उनके आवास पर गए, तो वो पूरा कई प्रकार का पकवान बनाए हुए थे गांधी जी के लिए, कि षड्यंत्र करके गांधी जी को इस जगह से यहाँ खत्म कर दो, और फिर उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो ये आगे आंदोलन नहीं बढ़ पाएगा। गांधी जी को अपने आवास पर बुलाए। कहा जाता है गांधी जी के जब पहुंचे वहां पर, देखा ढेर सारा पकवान बना हुआ है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई आज तो हमारा ये उपवास है, आज हम भोजन नहीं करेंगे, और आज हम उपवास में हैं, इसीलिए हम भोजन नहीं करेंगे। जब ये बात कहा तो उनका तो सारा काम फेल हो गया। किनका, वो अंग्रेज का, ऐसा कुछ नाम था
ऐसे कुछ नाम था, भूल रहे हैं, कि वो उनका जब ये सब काम किया धरा फैल हो गया, अब वो क्या करते हैं, बहुत प्रयास के बाद जब गांधी जी सोने लगे, तो सोने जब लगे गांधी जी, तो कहा जाता है गांधी जी सोने लगे तो उसको बहुत प्रयास के बाद एक गिलास दूध देने के लिए, ये मतलब फिर से कहा कि आप कम से कम दूध पी लीजिए, भूखे कैसे सोइएगा। तो अंत में ये दूध में जहर देने के लिए एक बत्तख मियां को नियुक्त किया गया। कुछ लोग एक बत्तख मियां को नियुक्त किया गया, ठीक, दूध में जहर देने के लिए क्या किया गया, बत्तख मियां को नियुक्त किया गया। आप लोग कहते हैं ना, ढेर सारे लोग कहते हैं कि मुस्लिम इस देश का कदेदार है। नहीं, मुस्लिम इस देश का एक लंबे समय से भाईचारा के माध्यम से मिलकर के देश को आगे बढ़ाया है। हाँ, हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, हर एक समाज में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को क्या करता है, फोड़ने का काम करता है, देश को फोड़ने का काम करता है, जो आए दिन आपको देखने को मिलता ही है। हाल फिलहाल में कुछ दिन देश को जो फोड़ने का काम किया था, हाल फिलहाल में भीतर से बाहर एवे किया है, जो आप लोग जानबे करते होंगे, बढ़िया से धुलाया हुआ था, अभी फिर लवर कर रहा है। अच्छा, अभी कोनो बात नहीं है। आइए 1917 में जब बत्तख मियां को नियुक्त किया गया, बत्तख मियां को कहा गया कि यदि आप इस काम को नहीं करिएगा तो आप तो जेबे कीजिएगा, आपका पूरा परिवार भी चला जाएगा, नाश हो जाएगा, सबको खत्म कर देंगे। अंग्रेज ने इसके ऊपर दबाव बनाया, अंत में बत्तख मियां ने इस काम को स्वीकार कर लिया, करने के लिए स्वीकार कर लिया। क्या नाम था, बत्तख मियां, लेकिन बड़ा वफादार भारतीय था। अंग्रेज के पास में पेट को भरने के लिए काम तो कर रहा था, लेकिन फिर भी फर्ज निभाया, क्योंकि कुछ लोग कहता है ये पापी पेट है जो भरता नहीं। बत्तख मियां ने फर्ज निभाया, और जैसे उनको कहा कि काम करना होगा, ये दूध लेकर के जाके दो और इसमें जहर डाल दो, बत्तख मियां के हाथ से ही उसमें जहर डलवाया गया। लेकिन कहा जाता है कि बत्तख मियां गांधी जी के पीछे से जा रहे थे, और जैसे वहां गए तो उन्होंने बहाना करके गांधी जी के शरीर के बगल से ही वह अपने आप को बहाना करके पिछड़ गए और वहीं पर दूध का गिलास गिरा दिए। और जब दूध का गिलास गिरा दिए तो आनंद फानन में वहां से फिर वो हटा, गांधी जी वहां दूध पिए नहीं और गांधी जी जाकर के सो गए। कहा जाता है उस दूध को पोछा नहीं गया, और वहां पर एक बिल्ली आकर जैसे चाटी, वह बिल्ली क्या हो गई, मर गई। तब पता चला कि गांधी जी को ये बत्तख मियां ने बचाया है, वो बहाना करके। लेकिन बाद में बत्तख मियां के साथ बहुत कुछ हुआ, बत्तख मियां के साथ बहुत कुछ, अंग्रेजों ने बहुत सारा उसके सजा दिया, लेकिन आज तक कोई व्यक्ति उस बत्तख मियां को कोई याद नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस का लोग हो या कहे कोई भी पार्टी का लोग हो, उसको आज तक बत्तख मियां को कभी सम्मानित नहीं किया। बार बार वहां पर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आज तक बत्तख मियां को सम्मानित किया, जबकि अंग्रेजों ने उसके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया, बहुत बड़ा बर्ताव किया। हम इतना बात क्या बताएंगे, ये बहुत बर्ताव किया, और अंत में बत्तख मियां के बारे में कहा जाता है उन्होंने इसको बचाया, किसको, गांधी जी को। ये आए दिन यूपीएससी में, बीपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को किसने बचाया था। जब इसका पूरा इतिहास पढ़िएगा तो आपको वो बात पता चलेगा। 1917 ईस्वी के ये चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी भाग लेने आए थे, यहाँ बत्तख मियां नाम का व्यक्ति था जो उनको क्या किए थे, बचाए थे। वो क्वेश्चन आगे आएगा भी। कहता है गांधी जी किसके विशेष आग्रह पर बिहार आए थे, तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर, गांधी जी राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर, किसके विशेष आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी कहाँ आए थे, बिहार आए थे, और ये चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। और गांधी जी के प्रयास से ही चंपारण सत्याग्रह सफल रहा था। गांधी जी के प्रयास से जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था, आपको याद होगा, बिना लाठी डंडा हथियार के जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह को सफल कर दिए थे, तो कहा जाता है कि इस आंदोलन के जस्ट बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को गुरुदेव नहीं बल्कि महात्मा कहा कि बिना लाठी डंडा का आपने इस आंदोलन को सफल कर दिया। तो गांधी जी ने भी उसके बदले में उसको क्या कहा, गुरुदेव कहा। उन्होंने इसको महात्मा कहा, इन्होंने उसको क्या कहा, गुरुदेव कहा। तो ये राजकुमार शुक्ल थे जो गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर गांधी जी को बुलाने के लिए कहाँ गए थे, गुजरात गए थे। आइए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में प्राण कौन बचाया था, अभी जो बोले वही क्वेश्चन, यही वो बत्तख मियां है जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में क्या किए थे, प्राण बचाए थे। ये आए दिन कई बार बीपीएससी ने पूछ रखा है इस क्वेश्चन को कि गांधी जी का प्राण 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह में वो आए थे, तो गांधी जी का प्राण किसने बचाया था, यही वो बत्तख मियां थे जो बहाना करके चल तो दिए, दूध में जहर डाल के चल तो दिए, लेकिन सामने जाते जाते दिमाग लगा करके उन्होंने समझ गया कि ऐसा व्यक्ति है जो बिना हथियार का देश को क्या करेगा,
आजाद करेगा। उसके हाव भाव और चाल चलन से, और उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति को मारना सबसे मेरा पाप होगा, और उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। समझिए कि अंग्रेज का बात काटा तो अंग्रेज ने खत्म कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्होंने गांधी जी को क्या किया? बचा लिया। आज यदि ये देश आजाद हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट इस महानुभाव का भी, शायद 1917 ईस्वी में ही ये चले जाते तो गांधी जी इस देश को आजाद नहीं कर पाते। आज देश में ना जाने कितने दिन से और गुलामी रहती, ये हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन गुलामी जरूर रहती, क्योंकि बहुत लोग गांधी को गरिया देता है। आए दिन देखते हैं गांधी जी को गरियाते रहता है कि ये वो फलना चिल्ला, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया, भारत को ऐसे कर दिया। अरे भाई, बोलते तो बहुत हो, एक बार अपने गांव के वार्ड सदस्य के खिलाफ आवाज उठा के दे। है क्षमता तुझ में? अपने वार्ड सदस्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हो, तुम गांधी को गरियाते हो, जो अंग्रेज के जमाने में जरा गलती करने पर पूरे शरीर की चाम खींच ली जाती थी कोरों से। गौरव के द्वारा कोरे से चाम खींच लिया जाता था, और उस समय में गांधी जी ने अहिंसा का पालन करते हुए अंग्रेजों से भारत छीन लिया। लेकिन आप गांधी को गरियाते कि गांधी ने देश को बांट दिया, गांधी ने देश को बर्बाद कर दिया। वो गांधी जो है, जो था, तो आज तुम चैन की सांस ले रहे हो और गांधी को गरियाते हो। मुखिया का खिलाफ में तुम बोल नहीं सकते हो, वार्ड सदस्य खिलाफ में नहीं बोल सकते हो। आपके गांव में स्कूल है, उस गांव में आपके गांव का कोई व्यक्ति सचिव होगा, उसी वार्ड का कोई अध्यक्ष होगा, उसके खिलाफ में आप मुंह से आवाज नहीं निकाल सकते हैं कि स्कूल में काहे न काम होता है, स्कूल में काहे पढ़ाई होता है, और लोग गांधी को गरियाने लगते हैं। आइए, सबका अपना अपना मत है। गांधी था तो आज देश आजाद हुआ, अलग बात है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ढेरों ने अपने प्राणों की आहुति डाला, लेकिन गांधी ने अंतिम छोर तक भारत को आजाद करवा करके क्या हुआ? वो चले गए देश से। लेकिन हाँ, मैं उस क्रांतिकारी का भी सम्मान करता हूं कि आज उन्हीं के बदौलत देश में क्रांति फूटी, तो अंग्रेज को यहां से भागने का ये मौका नहीं, हम लोग अवसर दिए कि भागो, नहीं तो अब तुम्हारा यहां रहना दुर्लभ है, क्योंकि हम खून का बदला खून से लेंगे। यदि एक व्यक्ति हमारा मारा जाएगा तो हम भी दूसरे तुम्हारे व्यक्ति को क्या करेंगे? मारेंगे। तो यही बदतक नियत है जो गांधी जी को क्या किए थे? बचाए थे। आइए, इसके बाद क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, समय तो नहीं है, फिर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये इस समय गांधी जी इससे पहले एक राष्ट्रव्यापी अपमान दिवस मनाए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा था कि आपको हम क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। आज आप हमको क्या दीजिए? साथ दीजिए। कौन सी में? प्रथम विश्व में। इन्होंने कहा आप हमको साथ दीजिए प्रथम विश्व में, हम आपको क्या करेंगे? आजाद कर देंगे। जब गांधी को कहा कि हम आपको आजाद कर देंगे, तो गांधी जी ने पूरे देश से नौजवानों को उकसाया और कहा कि हमको यदि हम अंग्रेज को साथ देते हैं तो अंग्रेज हम क्या करेगा? आजाद कर देगा। ये 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व चला था। कहा जाता है हमारे देश से कई लाख नौजवानों ने प्रथम विश्व में भाग लिया, और जिसमें से 1 लाख नौजवान कहा जाता है, 1 लाख नौजवान हमारे देश के शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में। और जिसमें कहा जाता है अभी भी उसी के याद में, उसी प्रथम विश्व में जो शहीद हुआ उसके याद में इंडिया गेट दिल्ली में बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इंडिया गेट। और वर्तमान में इस इंडिया गेट पर एक एक पत्थर पर नाम लिखा हुआ है, और जितना व्यक्ति हमारे देश के उस समय प्रथम विश्व में शहीद हुआ था उनका नाम लिखा हुआ है। कहा जाता है इसमें 60,000 सिख मुसलमान थे, 60,000 मुसलमान था जो शहीद हुए थे। और इनको जो आपका दिल्ली में इंडिया गेट है, इनका कहता है, ये कहा गया है कि लगभग 1924 में ये बन करके तैयार हुआ था। 1921 में बनना शुरू हुआ, 1921 में बनना शुरू हुआ और 1924 में बन करके तैयार हुआ था। ये इंडिया गेट अज्ञात सैनिक का मकबरा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है अज्ञात सैनिक का मकबरा निम्न में से किसको कहा जाता है? तो ये इंडिया गेट को यहाँ अज्ञात सैनिक का क्या कहा जाता है? मकबरा कहा जाता है। तो ठीक है, 13 अप्रैल को से पहले जब 6 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी अपमान दिवस मनाए थे कौन? गांधी जी। तो उसी के एवज में वहां के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया 6 अप्रैल को। और उसी को छुड़ाने के लिए जब जलियांवाला बाग में लोगों का भीड़ जमा हुआ तो उसी पर जनरल आर डायर के नामक व्यक्ति ने इस पर क्या किया था? गोली चलवाया था, जिसको बाद में 1940 में उधम सिंह ने क्या किया? गोली मार दिया था। आइए, इसके बाद जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? तो जनरल डायर।
ये जनरल डायर, इस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जनरल डायर ही मिलेगा ज्यादातर जगह, लेकिन हम आपको बताए हैं जनरल ओ डायर नाम का व्यक्ति था जो गोली चलाने का आदेश दिया था। उससे पहले जनरल ओ डायर से पहले जनरल आर डायर नामक व्यक्ति था जो आदेश दिया था, लेकिन उससे पहले जनरल ओ डायर था जो थोड़ा शांत पर मिजाज का था, लेकिन ये आर डायर जो था उग्र मिजाज का था जिसको नियुक्त किया गया था। कहा जाता है जहां ये आर डायर ही गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन जगह जगह मिलता है कि जनरल डायर, ठीक है, वहां ओ डायर आर डायर ना रहे तो क्या मानना है, जनरल डायर, ठीक। आइए इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी आयोग की गठन किया गया था, कौन सा आयोग गठन किया गया था। तो आपको याद होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग, आपको याद होगा बताए थे लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बना था ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इससे पहले जो रॉलेट एक्ट आया था, ये रॉलेट एक्ट जो आया था सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में भारत आया था, इसीलिए उसका नाम था रॉलेट एक्ट। और यहाँ जो हंटर एक्ट का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसके लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें 3 गो भारतीय भी था जो ये जांच किया, तो जांच करने के बाद ये गलत पाया कि जलियांवाला बाग में जब सुबह ही आंदोलन को निरस्त कर दिया गया, बैठक को निरस्त कर दिया, तो फिर बैठक क्यों हुआ, जिसके चलते इसको निरस्त कर दिया। तो निरस्त कर देने के बाद कहा जाता है कि रविंद्रनाथ ये टैगोर ने इनको मतलब इन्होंने कहा, हंटर आयोग ने कहा कि गलत किया है। इसके बाद हमारे देश के मदन मोहन मालवीय ने अपने नेतृत्व में कमेटी बनाई और उसको जांच किया, जिसमें हंटर आयोग के गलत रिपोर्ट को ये गलत कहा, और वो जो किया था जनरल डायर ने उसको कहा कि आप ये गलत किए हैं क्योंकि इसमें आप दोषी हैं। लेकिन उसको बाद में ये जो हमारे देश के नेता थे मदन मोहन मालवीय, वो जो नेतृत्व करके वो गए थे, उसका जांच किया, उसको क्या कर दिया, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। तो ये हंटर आयोग की अध्यक्षता में ये जांच के लिए कमेटी गई थी। अब आइए कहता है खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु थे। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, अली बंधु। जबकि अबुल कलाम आजाद नाम का व्यक्ति था। इन्होंने खिलाफत आंदोलन के दरमियान 2 पत्रिका छापते थे, क्या क्या, अल हिलाल और अल बिलाल। अल बिलाल और अल हिलाल के माध्यम से इन्होंने खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किए थे। जो खिलाफत आंदोलन ये था, ये क्यों चला था, तो तुर्की में उस समय मुसलमानों का धर्मगुरु रहते थे। इस धर्मगुरु के जब प्रथम विश्व खत्म हो गया तो अंग्रेज क्या किया, तुर्की से मुसलमान के धर्मगुरु के पद को क्या कर रहा था, खलीफा के पद को खत्म कर रहा था। इसी के खिलाफ वहां आंदोलन शुरू हुआ और उस आंदोलन का प्रभाव भारत में भी आ गया, जिसमें अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई ने मिलकर के इस आंदोलन को क्या किया था, नेतृत्व किया था, जिसमें गांधी जी भी बाद में सहयोग किए। और जब गांधी जी सहयोग किए तो आंदोलन लगभग सफल हुआ। और इस आंदोलन दरमियान गांधी जी के आने के बाद हिंदू और मुसलमान बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के दरमियान कहा था आने वाले 100 वर्षों में भी हिंदू और मुसलमान में ऐसा एकता देखने को मिलेगा। आइए इसके बाद है कहता है खिलाफत दिवस कब मनाया गया। तो खिलाफत दिवस आपको याद होगा कि खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था, जबकि 13 अप्रैल 1919 को क्या मनाया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ये गांधी जी के आह्वान पर ही समस्त भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया था। कितना तारीख को, 17 अक्टूबर को। और गांधी जी के कहने पर यह खिलाफत दिवस मनाया गया था और बड़ा जोर शोर से यह आंदोलन चला था। कौन, खिलाफत आंदोलन। और उसके बाद 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इसी दिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसके बाद है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, इसलिए किसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु दिवस के अवसर पर, बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु दिवस के अवसर पर यह आंदोलन को शुरुआत कर दिया गया। और इन्हीं के नाम पर जो स्वराज फंड था, क्या था, स्वराज फंड था, जो पहले स्वराज फंड था, स्वराज फंड का नाम बदल करके तिलक स्वराज फंड कर दिया गया। क्या जोड़ दिया गया इसमें, तिलक नाम जोड़ दिया गया, यानी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर उसमें तिलक स्वराज फंड जोड़ दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है वो सहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम भारतीय कौन, प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आपको बताए थे
कि जब गांधी जी असहयोग आंदोलन से पहले खिलाफत आंदोलन भाग लिए थे, तो ये दो भाई जो था वही नेतृत्व कर रहे थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो जब गांधी जी अपना आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन, उसमें सबसे पहला व्यक्ति था जो अपनी गिरफ्तारी दिया था। क्या नाम था? मोहम्मद अली। ये दोनों भाई में, इसी दोनों को, मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अली बंधु। तो ये मोहम्मद अली जो था, ये पहली गिरफ्तारी दिए थे कौन सी में? असहयोग आंदोलन। अब इसके बाद कहता है चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ? चोरी चोरा हत्याकांड जरा सा सुन लीजिए, आप लोग भूल गए होंगे। चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1900। बताए थे ये चोरी चोरा हत्याकांड जो हुआ था, ये गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। पहले देवरिया था, वर्तमान में उससे अलग होकर के गोरखपुर बना है। देवरिया जिला में पड़ता था, चलिए वर्तमान में अभी गोरखपुर में पड़ता है। यहीं से बाबा बुलडोजर बाबा है। कहाँ से? गोरखपुर से ही वो सांसद है। बुलडोजर वाले, जिससे बुलडोजर चलता है कहाँ पर? यूपी में। वो बुलडोजर किस पर चलता है? गरीब की झोपड़ी पर, बड़े बड़े लोगों के झोपड़ी पर नहीं चलता है, क्योंकि वहां पर वो गरीब लोगों की संख्या जो है, वहां गरीबों को दमन होता है। और इतिहास गवाह है, आपके समाज हो या आपका पंचायत हो, आपका देश हो, सब दिन से दमन गरीबों का हुआ है। सब दिन से दमन गरीबों का हुआ है। इसीलिए गरीबी में से निकलना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। यदि आप गरीब हैं, आपके माँ बाप गरीब हैं, तो समझ जाइए यही 18 से लेकर के ये 25 और 30 वर्ष का उम्र जो है, ये गरीबी से आपको बाहर निकाल सकता है। नहीं तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। यही गरीबी से निकलने की समय है। जितना मेहनत कीजिएगा, वही मेहनत आपको एक दिन आगे उठा के ले जा सकता है और भविष्य तैयार करेगा आपका कि आप भविष्य में क्या कीजिएगा। यदि अभी मेहनत नहीं कीजिएगा तो भविष्य आपका अंधकार में होगा, और उस अंधकार में आप जीवन भर जीवन जिएगा, लेकिन आपका भविष्य बेहतर नहीं होगा। इसीलिए यही समय है, इसको बेहतर कर लीजिए। और जब ये समय आपका बेहतर रहेगा तो आने वाला समय चैन से बीतेगा। और याद रखिए, अभी जो 12 घंटा जगेगा, अभी जो रात को जगेगा, एक दिन वही रात भर सोएगा। और यदि अभी रात को नहीं जगिएगा तो एक दिन याद रखिए, भर भर रात जगना पड़ेगा। अभी यदि सोइएगा तो भर भर रात जगना पड़ेगा। इसीलिए अभी यही समय है, आप मौका है, ये समय है, इसको जाने मत दीजिए। ये साल 2 साल 3 साल का जो समय होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गरीबी से निकलने के लिए। कहा जाता है चोरी चोरा हत्याकांड में, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। ये चोरी चोरा वर्तमान में वो स्टेशन है, पहले ये थाना हुआ करते थे। अंग्रेज के जमाने में ये चोरी चोरा थाना हुआ करते थे। कहा जाता है भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था। भगवान अहीर नाम का व्यक्ति था। वो इलाका अहीरों का इलाका है। अहीर जो है वो किस जाति से होते हैं? यादव को कहा जाता है। इससे पहले आप सुने होंगे, बराबर अहीर बटालियन का मांग चलते रहता है। पहले हुआ करते थे अहीर बटालियन, जो रेजांगला के अहीरों ने चैन को छक्का छुड़ा दिया था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसको वापस करने के लिए कहा, लेकिन वहां पर सामान और हर चीज नहीं पहुंचा पाया, जिसके चलते उन 120 नौजवानों ने वहां पर अपना बलिदान दे दिया था रेजांगला में। और वो अहीर बटालियन के ही हुआ करते थे। अभी भी अहीर धाम है, कहाँ? रेजांगला, जम्मू कश्मीर में। कहा जाता है कि 5 फरवरी 1922 को ये उस इलाके के लोग, जहां अहीरों की संख्या ज्यादा था, बड़े बड़े कस्बे से लोग देख रहा था कि आंदोलन कर रहा है गांधी जी के समर्थन में, असहयोग आंदोलन में, तो ये लोग भी अपने अपने भैंस को बांध करके, किसको बांध करके? भैंस को बांध करके। आप लोग जानते होंगे यादव जाति में सभा होता है, 10-20 गांव मिलाकर के एक सभा होता है, और सभा के जो मेन व्यक्ति होते हैं उसको सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। और उसके नीचे नीचे सब गांव में एक एक मरड़ होता है, और गांव के में उस मरड़ के साथ में एक मंजन होता है, जो मरड़ के पीछे पीछे आगे पीछे करते रहता है। वैसे हमारे समाज में मरड़ उसको कहा जाता है जो मूर्ख होता है। यादव समाज में मरड़ उसको कहा जाता है जो मूर्ख होता है। ऐसा सुने आ रहे थे और ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन अब मान लीजिए किसी का बाप मरड़ है, उसका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, उसके बेटा को मरड़ करके देखिए तो उसको अभद्र लगता है, उसको अभद्र लगता है। तो ये मरड़ का मतलब ही होता है पहले मूर्ख। ये मरड़ जो कहा जाता है शब्द, ये हमारे समाज में ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा उस समय में काम करवाने के लिए ये शब्द मरड़ का प्रयोग किया गया था। मरड़ बाबू यो, तो मरड़ फूल के कहा जाता है। ये जो मेन मरड़ थे, यानी उसको सभापति कहा जाता था। उसी के कहने पर पूरा वो 10 गांव के लोगों ने अपने भैंस को बांध करके और उस सभापति के साथ में निकले, जिसका नाम था भगवान अहीर। नाम था भगवान अहीर। और सबको कहा कि अपना अपना लाठी लेके चलना, क्योंकि अंग्रेज है, ये गधा कब क्या करेगा, ये दोगला, उसका कोनो था है, अपना सुरक्षा नहीं छोड़ना।
तो सुरक्षा लेके चला था। कहा जाता है जब वो गांव से निकला और गांव से निकलने के बाद जब चोरी चोरा थाना के पास पहुंचा तो वहां भीड़ को रोकना चाहा। कौन? पुलिस। 21 पुलिस था और 1 दरोगा था। रोकना चाहा तो कहा जाता है, आप लोग गाँव में सुने होंगे कि गुआर माने सोंठी के था। वो जो भीड़ रोकने के लिए चाहा तो उसको ऐसे किया, हट्टा कट्टा शरीर था, भैंस का दूध खाया हुआ था, ऐसे किया, घोलट गया, 2-4 किलोमीटर मुँह जाके गिरा, ऐसे जब दिया। नहीं समझे? और जब देखा कि ये लोग मानने वाला नहीं है तो लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज करने के बाद ये लोग के भी पास लाठी था। आप देखिएगा जो भैंस चराने वाले व्यक्ति होते हैं उसके 1.5 हाथ नंबर उसका लाठी होता है। ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कभी आजकल डुप्लीकेटो लोग भैंस चलाता है तो जो ओरिजिनल होगा अहीर वो अपना से 1.5 हाथ लाठी नंबर रखता है। वो जो वही लाठी लेके गया और जब मारने लगा अंग्रेज को, वहां पुलिस को, तो पुलिस को भागने का रास्ता नहीं मिला और अंत में पुलिस जान पर जब पड़ गया तो फायरिंग कर दिया। कहा जाता है 1-2 व्यक्ति को गोली लग गया और जब 1-2 व्यक्ति को गोली लग गया उसके बाद तो समझ जाइए कि क्या होने वाला होगा। और वही हुआ जो आपके दिमाग में अभी चल रहा है। वही हुआ। क्या हुआ? ये सभी मिल करके उस 21 पुलिसकर्मी और दरोगा को पकड़ लिया। और चोरी चोरा थाना जो उस समय हुआ करते थे वो फूस के हुआ करते थे। किसका? फूस का। और उसी में सबको डाल करके, और झिंझीर वाला केवाड़ होता था उस समय। अपना गांव में देखा होगा सिक्कर वाला केवाड़ होता था। आज ना हम लोग ये लगाते हैं, उस समय झिंझीर वाला केवाड़ होता था। और उस केवाड़ में बंद कर दिया और वही में बीड़ी पीने वाला ढेर था। बीड़ी वाला पीने वाला था, हमारा माचिस जला दिया। और जैसे जलने लगा था, अंदर में जल रहा था व्यक्ति, जब मरता क्या नहीं करता, उस टाट को फाड़ करके 1-2 बाहर निकला, क्योंकि इसको तो पारा गरम था। 2 व्यक्ति को गोली लगल था, पैर हाथ पकड़ा, फिर जुमा करके उसी में डाल दिया। कौन? वो भगवान अहीर के जितने भी संतान थे और आगे पीछे करने वाले थे सबको डाल दिया। इस प्रकार ये घटना जो घटती है 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटती है। और गांधी जी को जब पता चलता है कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गोरखपुर में, तो भगवान अहीर के द्वारा ये किया गया था। गांधी जी ने तुरंत 12 फरवरी 1922 को एक बैठक करते हैं बारदोली में। 1922 को एक बैठक करते हैं बारदोली में और उस बैठक में इसको क्या करते हैं? असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलिए इतने बात, और बात तो बहुत है, ज्यादा बात बोलेंगे तो आप लोग का मन उपज जाएगा। लेकिन जितना बात बोलते हैं सब एकदम कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। कौन कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का स्थापना 1927 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। और ये स्थापना कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का स्थापना ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। इलाहाबाद में किया था, कानपुर में किया था, इलाहाबाद। आइए इसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप जानते होंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ये 1928 में जो था 3 फरवरी 1928 को कौन आया था? साइमन कमीशन। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन कमीशन भारत आया था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में कहाँ आया था? भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। चलिए ठीक देते हैं, लगता है कि 1 घंटा ज्यादा हो गया क्या? आप लोग का मन देखते हैं उगने लगा। अब है इसके बाद गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लगे? तो आपको याद होगा पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर ना 1930 को हुआ था। दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को। ये 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 को गांधी जी भाग लेने के लिए गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, सॉरी इंग्लैंड। और जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गए थे तो कहा जाता INS राजपूताना नामक पानी के जहाज से गांधी जी लंदन गए थे भाग लेने के लिए ना, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और आपको यह पूछता है, इसी क्वेश्चन संबंधित है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे?
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे जिसका नाम था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये वही अम्बेडकर है जो अमेरिका और ब्रिटेन के कई यूनिवर्सिटी से 1-2 डिग्रियां नहीं, कई डिग्रियां प्राप्त कर चुके थे। ये वही अम्बेडकर है जिन्होंने अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन के भी कोलंबिया और हार्वर्ड से कई ऐसे वो डिग्रियां प्राप्त किए हुए थे। और कहा जाता है भारत में भी, भारत क्या दुनिया में उससे बढ़कर कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं हुआ। और कहा जाता है अमेरिका के इससे पूर्व में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, नाम जानते होंगे आप लोग, जो ब्लैक था, क्या नाम था? बराक ओबामा। बराक ओबामा उन्होंने अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया वही ना है, अमेरिका में है ना, कहा जाता है कोलंबिया के आगे में एक बहुत बड़ा अंबेडकर का आदमकद प्रतिमा लगवाया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जैसे छात्र इस कोलंबिया से पढ़कर निकला है जिसको आज भी दुनिया को गर्व है। और आप देख लीजिएगा सर्च मार करके, मैं कोई झूठ आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि आजकल गूगल का जमाना है, हर बच्चा गूगल करके तुरंत देख लेता है। मूर्ख भी पूछेगा वो बोलने वाला पर जाकर उसको भी बता सकता है। आप देख लीजिएगा दुनिया में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनका जन्मदिन सबसे ज्यादा देश में मनाया जाता है? अम्बेडकर जी आएगा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। 100 देश से ज्यादा देश में इनका क्या मनाया जाता है? जन्मदिन। और ऐसे उगता हुआ सूरज को आज तक भारत के लोगों ने, कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने गाली पढ़ते आया है। शायद हम कहते हैं शायद ये नीच समाज से नहीं होता, ऊंचे समाज से होता तो इसको मनु के तरह और भगवान भोला और भगवान कृष्ण के तरह इनका भी क्या करता है? पूजा करता है। लेकिन मैं आपको पूजने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको ये कहता हूं कि आप अंबेडकर को पढ़िए, अंबेडकर को पढ़िए। उन्होंने जो लिख करके चला गया, वो बार बार कहते थे कि मेरे समाज के लोग मुझे पूजो नहीं, मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे पूजने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक उनका समाज इस चीज को समझ नहीं पाया है। और आज जो हम चल रहे हैं वही एक शख्स का देन है जो हम संविधान से चल रहे हैं। वही दुनिया के 60 देश के संविधान को पढ़ा था और 10 देश के संविधान से लेकर के निचोड़ संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यदि बाय दी वे इसका नाम ना रहे तो एक व्यक्ति का और नाम आता है जो बहुत अंदर की बात है। तेज बहादुर सौप्रभु के भी बारे में कहा जाता है कि वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन आए दिन आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही नाम मिलेगा। आइए, इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी कहां से शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। इसमें क्वेश्चन में यदि अहमदाबाद में जाइएगा तो ये भी ऑप्शन होगा, और यदि इसमें नन भी दिया हुआ है ये भी। जब आप साबरमती आश्रम खोजिएगा तो यहाँ पर नन होगा और वहां पर अहमदाबाद भी हो सकता है क्योंकि अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम था। समझ गए? तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट करता है उसके मतलब अकॉर्डिंग के काम करना पड़ेगा। तो वैसे आंसर आप मारिए यहाँ पर अहमदाबाद, और यदि अंदर तक और जाए तो कहां से? साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च 1930 को अपने चुने हुए 78 साथी के साथ गांधी जी चले थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से, सॉरी गुजरात के साबरमती से नसौरी जिला के लिए, दांडी में स्थित था नसौरी जिला, वहां के लिए। आगे आएगा इसमें वो बिहारी कौन था वो भी आएगा। चलिए लास्ट कर गया। कितना नंबर पेज था? 29 नंबर पेज, 29 तक दिया हुआ। आंदोलन में गांधी जी के साथ एकमात्र बिहारी कौन था? तो ये गिरवाधारी नाम का चौधरी, गिरवाधारी चौधरी नाम का व्यक्ति था जो गांधी जी के साथ कहाँ गए थे? ये भाग लेने के लिए गए थे। कौन सी में? सविनय आंदोलन। बिहार से एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? गिरवाधारी चौधरी। बिहार से एकमात्र व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? गिरवाधारी चौधरी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कौन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लेने के लिए बिहार से गए थे, जिसमें गांधी जी के साथ कुल 78 व्यक्ति था। और इस 78 व्यक्ति में एक और व्यक्ति था, ये 78 भारतीय था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था?
बेर मिलर, ये बेर मिलर नाम का पत्रकार था जो अंग्रेज पत्रकार था, और ये बेर मिलर को लगा करके आपको कहीं कहीं 79 यानी 79 व्यक्ति मिलेगा। ये गांधी जी के साथ बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे जिसका नाम था गिरधारी चौधरी, जिसके साथ में कुछ महिलाएं भी साथ चल रही थी। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो आप देख रहे हैं गांधी इरविन समझौता वैसे आप लोग पढ़े हैं 5 मार्च 1931 को हुआ। ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ना, ये इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, और यह आंदोलन इतना जबरदस्त हुआ कि गांधी जी के इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को झकझोर दिया गया। और इसी बीच में 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस के कोई सदस्य भाग लेने के लिए नहीं गए, जिसके चलते कांग्रेस का ये गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज का ये क्या हो गया, असफल हो गया। और जब असफल हो गया तो गांधी जी से समझौता करके तेज बहादुर सौप्रभु और जयकर के माध्यम से ना गांधी और इरविन के बीच में क्या होता है, समझौता होता है, जो 17 फरवरी से वार्ता शुरू होती है और 5 मार्च 1931 तक ये चलता है, जिसमें गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता कहा जाता है। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आपको लुसेंट 4 मार्च दिखाएगा, जो पहले वाला लुसेंट था अब नया वाला लुसेंट सही कर दिया है, 5 मार्च 1931 कर दिया गया। अब फिर वही क्वेश्चन आया कि कहता है गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब से प्रारंभ हुआ? आपको बताए थे दोनों के बीच में 17 फरवरी 1931 से गांधी और इरविन के बीच में क्या हुआ, समझौता प्रारंभ हुआ। जब समझौता प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के बाद अंत में गांधी जी कहते हैं कि हमारा भी बात माना जाए, उन्होंने कहा तो हमारा भी बात माना जाए। तो इरविन ने कहा कि कहा जाए आपके माध्यम से महोदय, क्या कहा जाए? तो कहा कि आप जितने भी भारतीय हैं जिसको आप पकड़े हैं सविनय आंदोलन में, हिंसक को छोड़कर अहिंसक को रिहा कर, हिंसक को छोड़ करके अहिंसक बंदी को रिहा कर दीजिए। और इसके बाद दूसरा बात इन्होंने कहा, कौन? गांधी जी ने, कि हिंसक बंदी को छोड़ने के साथ साथ नमक को समुद्र के किनारे बनाने की छूट दे दी जाए, नमक को बनाने की समुद्र के किनारे छूट दे दी जाए। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि नमक के साथ साथ जो आपने 50 पैसा टैक्स बढ़ाया है नमक पर, उसको भी वापस ले लिया जाए। ये सब बात आपको डिटेल में पढ़ाते हैं वहां, तो कहा वापस ले लिया जाए। इसके बाद उन्होंने भी कहा, उसको तो उस समय गरज था, किसको? इरविन को। तो उन्होंने भी कहा कि हमारा भी बात, तो कहा कहिए, कहा जाए। तो कहा एक काम कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आप बंद कर दीजिए, वापस ले लीजिए। कहा ठीक है। कहा दूसरा ये कि 1931 के गोल में, ये 1931 के दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप चलिए, दूसरे कांग्रेसी को मत भेजिए, कौन चलिए? आप चलिए। तो गांधी जी ने उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार कर लिया तो आपको बताए हैं कि गांधी जी INS राजपुताना नामक पानी के जहाज से कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कहा जाता है जब गांधी जी लंदन गए थे तो वहां के प्रधानमंत्री उस समय विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने इसका भेष देख करके, ड्रेस देख करके इनको क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। क्वेश्चन पूछता है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को ये अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, क्योंकि एक ही धोती को पहनते थे और एक ही धोती को ओढ़ते थे। यही नहीं कि आप विदेश जा रहे हैं तो वहां बढ़ियों का धोती पहन लेते हैं, कोट पैंट में आयरन करके पहन लेते हैं। नहीं, गांधी था, क्या था? गांधी था एक घड़ी, एक डंटा और हाथ में वो चश्मा, नाक पर चश्मा और एगो हाथ में घड़ी और एक डंटा, और शरीर में आधा धोती, पूरा धोती नहीं, आधा धोती को पहनते थे और उसी को साथ में ओढ़ते भी थे। वही था गांधी। 10 लाख के कोटे मंगा ले, वही था गांधी। एगो अपना देश का भी है गांधी, उसी गुजरात के रहने वाले हैं, वही गुजरात के। एक वो भी फकीर थे, एक ये भी फकीर हैं, और वो फकीर और ये फकीरी में अंतर है। वो फकीर जो कहते थे, ये फकीर जो कहते हैं उसी सुनाते हैं। दोनों फकीर में अंतर है, अंतर है। चलिए ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, आइए। क्या पता हम पर भी कहीं छापा ना मरवा देगी सीधी का, हम तो कोनो बड़का टीचर और है नहीं, 1000-2000 महीना में कमाते हैं, हम पर भी फिर भी कोनो चीज में घुसा देगा, पकड़ के पुलिस उठा के ले जाएगा। डर तो होता है। देखिए यही बात है, यही बात है कि हम भी डरते हैं, किनसे? पुलिस से। आप भी डरते हैं पुलिस से, लेकिन एक गांधी था। आज लोकतंत्र है और मौलिक अधिकार है, हम बोल सकते हैं, बोलने की आजादी दिया गया है।
भाग 3 में 12 से लेकर के 35 में और 19 के 1 में व्यवस्था किया गया है कि आपको वैचारिक स्वतंत्रता आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलने से करते हैं। काहे कि आकर के पुलिस पकड़ लेगा क्योंकि सरकार का चलता है। जरा सोचिए, आज लोकतंत्र है, कानून है, आज जब ये हाल है तो अंग्रेज के जमाने में क्या होता होगा। अरे ओ गधे, गांधी को गरियाने वाले, ए गधे के बच्चे, गांधी को गरियाने वाले, जरा कान खोल करके सुन लो। यदि माँ का औलाद है तो देश में नहीं, अपने गांव के बुरे सिस्टम का विरोध करके देख लो, तब समझेंगे तुम मानव हो, तब तुम गांधी को गालिया सकते हो। जिनको अपने गांव का एक वार्ड सदस्य को गरियाने की क्षमता नहीं है, वो गांधी को गाली पड़ेगा। आइए, 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 5 मार्च को। अब कहता है गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कब हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच। बात तो बहुत है, लेकिन ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम जब आपको बराबर रेगुलर वीडियो डालेंगे तो उसमें ये दिखाएंगे। और जिनको हमारे सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के नौजवान होंगे, पढ़ने वाले होंगे, तो आप ऑफलाइन क्लास में भी आकर के पढ़ सकते हैं। नया क्लास डाल चुके हैं, शाम में 5 से 6 में भी और 9 से 10 में भी नया क्लास है, आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी यूट्यूब पर भी आ रहे हैं आपको ऐप के माध्यम से आपके बीच में। आइए, गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता कब हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता 26 सितंबर 1932 को होता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको 24 सितंबर भी मिलेगा, 24 सितंबर भी मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा 26 सितंबर ही। 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में क्या होता है? समझौता होता है। और ये समझौता कहाँ होता है? पूना के यरबदा जेल में। पुणे के यरबदा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता होता है। यहाँ पर पहले अंबेडकर को, यानी पिछड़े, मतलब ये जो समझौता हुआ था, यहाँ पर दलित को 71 सीट मिला हुआ था, आरक्षित सीट, जिसको बढ़ा करके यहाँ पर जेल में ही गांधी जी ने 148 कर दिया। ये क्यों हुआ था? तो अंग्रेज प्रधानमंत्री उस समय रेमजे मैकडॉनल्ड था, और उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही ये घोषणा कर दिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही यह घोषणा कर दिया कि अब दलित को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा कर दिया कि दलित को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, और वही तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया भारत में। गांधी जी उसी पृथक निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ में यरबदा जेल में क्या हुए थे? अनशन में बैठ गए। कहा जब तक अंबेडकर हम पे पास में नहीं आएगा तब तक हम खेबे नहीं करेंगे। तो गांधी जी के बचाने के लिए देश के ढेर सारे लोगों ने अंबेडकर को ये कहा कि आप गांधी जी समझौता कर लीजिए, गांधी जी समझौता कर लीजिए और पृथक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दीजिए। लेकिन गांधी जी से समझौता करने के लिए अंबेडकर तैयार नहीं। कहा जाता है कि जगह जगह अंबेडकर के गाड़ी पर डंडा चलाया गया, उसके घर पर ईटा पत्थर फेंका गया। अंत में जब उसको अपने प्राण की खतरा महसूस होने लगी तो अंत में गांधी जी से जाकर के 26 सितंबर 1932 को अंबेडकर ने जाकर समझौता कर लिया। और ये समझौता करने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि मैं जो समझौता किया था 1932 में 26 सितंबर को, वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। कौन कहा था? अंबेडकर ने कहा था। क्यों कहा? तो इसके पीछे कारण था। इसके पीछे कारण क्या था? आज भी हमारी समाज में छुआछूत व्यवस्था है। आज भी दलित लोग जब घोड़े पर चढ़ के चलता है तो उसको हमारे समाज के लोग क्या करता है? नीचे उतार देता है। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 17 में सब क्या है? बराबर है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत खत्म कर दिया गया है। 14 कहता है संविधान में सब बराबर है कानून और विधि के समक्ष। लेकिन आज भी हमारे आजादी के 75 वर्ष हो गया है, 75 वर्ष हो गया है। हम लोग अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। जगह जगह देश के प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि अमृत महोत्सव में हैं, और 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। आप लोग बच्चे होंगे, 2011-12 की बात है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था 2020 तक भारत विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और इतनी रफ्तार में देश आगे बढ़ रहा था। एक एपीजे अब्दुल कलाम जो वैज्ञानिक भी था, उन्होंने अनुमान लगाया कि 2020 तक हमारा देश क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। लेकिन एगो चल आया बेचू को आया, बेचू और फेंकू। इतना न फेंका, इतना न बेचा। भाइयों बहनों,
और कभी जब रात को बोलता है ना बेचारे, तो फिर लगता है कहीं फिर नोटबंदी ना हो जाए। पत्रकारों और सब सोच ही नहीं लेता है, 24 रुपया आने लगता है। आइए, कोनो बात नहीं है, ये राजनीतिक है, ठीक है। राजनीतिक में हर एक व्यक्ति अपने ये क्या कहते हैं राजनीति को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहेगा, तभी राजनीति चलेगा। उस पर नहीं जाना है, हम ये आप लोगों को रोमांटिक के लिए बता रहे हैं, ये उस पर नहीं जाना है। सर अभी से ऐसे बोलिए शटर डाउन करवा देगा, आर्टिफिशियल उसका बहुत तगड़ा है। चलिए, कहता है ओ डरने वाले रविंद्र नहीं। अभी पहले फेमस हो जाए, उसके बाद दीजिएगा थोड़ा। अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं। गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका कब निकाले? गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका कब निकाले थे? अब एक बात फिर आ गया, देखिए कि गांधी जी हरिजन नामक पत्रिका निकाले थे। यही बात गोलमेज सम्मेलन में धक्का मारा अंबेडकर साहब ने। किसको? गांधी जी को। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से निकल करके भाग आए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आधा हुआ भी नहीं और वो भाग गए। काहे? तो गांधी जी कह रहे थे हम पूरे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, आप पूरे भारत का नहीं, कुछ खास वर्ग के नेतृत्व कर रहे हैं। गांधी जी को लग गया और गांधी जी अंबेडकर के सामने में चल नहीं पाते थे, उनके सामने वो चल नहीं पाते थे। वो अलग बात थे, बैरिस्ट्री किए हुए थे, लेकिन उनके सामने। अब यहाँ पर याद नहीं मानिएगा, ये नहीं कहिएगा कि आप गांधी जी का बड़ाई करते फिर बुराई करते हैं। हम बुराई नहीं करते हैं, हम आपके उसके तुलना करते हैं दो व्यक्ति के दिमाग में। गांधी जी अंबेडकर सामने में नहीं चल पाते थे, वो जानते थे बहुत विद्वान व्यक्ति है, और वो जो जानते थे बहुत विद्वान व्यक्ति है, तो गांधी जी उसके सामने में नहीं चल पाए, तो गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके 1936 में भाग गए। और जब भाग आए तो कहा जाता है गांधी जी जब 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ, और उस समझौता के बाद जब गांधी जी को कहा गया कि आप सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करते, एक समाज की राजनीति करते, कुछ वर्ग का, सबका नहीं, तब गांधी जी 1933 में हरिजन नामक पत्रिका निकाले, और 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए, और देश में घूम घूम करके हरिजन के अधिकार के लिए बात करने लगे। अब देखिए, जब गांधी जी हरिजन के अधिकार के लिए बात करने लगे, तो देश के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने कहा कि गांधी का तार छूट गया है, क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि ये भी हिंदू है, इनको मंदिर जाने दीजिए। तो हमारे समाज के लोग कहते थे नहीं, ये दलित है, ये हरिजन है, इसको मंदिर नहीं जाने दिया जाएगा। जब ये बात गांधी जी घूम घूम करने लगे, तो कहा जाता है गांधी जी के ऊपर एक बार बम भी फेंक दिया था 1934-35 में। ये जो गांधी जी घूम घूम के कह रहे थे हरिजन हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही समाज के हिंदू हैं, आप उनको मंदिर जाने दीजिए। और इनको मंदिर जाने की इजाजत नहीं था। किसको? जो आज सबसे ज्यादा कामर लेकर के यही लोग जाता है, जिनके बाप दादा को मंदिर जाने का इजाजत नहीं था, आज उसका बेटा मंदिर बनाने में चंदा देता है। जागो जागो देश के नौजवानों, मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा, विश्वविद्यालय बननी चाहिए, हॉस्पिटल बननी चाहिए, क्योंकि कोरोना ने हमें सब चीज का सीख दिया है। हरिजन सेवक संघ नामक स्थापना की कौन चीज? संगठन। और 1933 में हरिजन नामक पत्रिका निकाले, और उसमें लोगों के प्रति पॉजिटिव, हमारे ही समाज के लोगों को पॉजिटिव करने के लिए इन्होंने उसमें कुछ कुछ बात लिखा। तब जाकर के समाज के लोगों ने गांधी को स्वीकार किया। कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के कहने पर महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, कहां से? महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। किनके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। और विनोबा भावे ने महाराष्ट्र के 17 अक्टूबर को ये पवनार आश्रम से इसका चलाया गया था। कौन चीज? व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि भारत में भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कौन चलाया था? विनोबा भावे। आइए, इसके बाद है कृषि मिशन। भारत कब आया था? तो कृषि मिशन आया था 1942 में, हाँ 1942। किसके अध्यक्षता में आया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में कौन सी आया था? कृषि मिशन भारत आया था। कहाँ? भारत आया था। कृषि मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में भारत आया था। और आपको जानकारी होगा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था ना।
1946 में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को, और इसी के आधार पर भारत का संविधान बना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन सा पत्रकार था? तो आपको याद होगा ये वेब मिलर 1930 में था ना, चर्चा किए थे। वेब मिलर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और लुई फिशर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। याद रखिएगा 1942 में अंग्रेज फिसर गया तो भाग गया। क्या हुआ? फिसर गया तो भाग गया। लुई फिशर 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में लुई फिशर नाम का व्यक्ति था, पत्रकार था, जो अंग्रेज पत्रकार था। इन्होंने गांधी जी के साथ ये चल रहे थे। आइए इसके बाद है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था, और आपको याद होगा इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत की संविधान बनी। जब इंग्लैंड में 1945 में क्या हुआ? 1945 में जब चुनाव हुआ, विंस्टन चर्चिल जीत गए और लेबर पार्टी जीते, और वो क्या नाम है, क्लीमेंट एटली जीते और विंस्टन चर्चिल हार गए। विंस्टन चर्चिल जो थे ये प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी नहीं, क्लीमेंट एटली, ये सॉरी क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी का। वहां दो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी का प्रधानमंत्री बने थे 1940 में। 1940 में कौन? विंस्टन चर्चिल। 1940 से लेकर 45 के बीच में जो युद्ध हुआ, 39 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध, इसमें बहुत ज्यादा क्षति हुई इंग्लैंड को, और लोग गरीबी में चले गए, बहुत महंगाई बढ़ गई। लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया और 1945 में जिता दिया किसको? क्लीमेंट एटली को। किसको? क्लीमेंट एटली को। जब 1946 में क्लीमेंट एटली को 45 में जिताया, यह लेबर पार्टी का था, नाम है लेबर, मजदूरों की पार्टी। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही भारत की आजादी की घोषणा कर दी। कुछ दिन के बाद घोषणा कर दी तो कहा पहले भारत में क्या बना दिया जाए? संविधान। तो संविधान को बनाने के लिए ही 24 मार्च 1946 ईस्वी को सर स्टोफर्ड, ये पेंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, और भारत भेजने के बाद वही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके लिए 389 सीटों का व्यवस्था किया गया। कितना? 389, और इसमें 296 पर चुनाव हुआ। जो पॉलिटिकल में ये सब बात पूरा डिटेल से बताए हुए आप लोगों को और बताते भी हैं। चलिए 1945 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली, और 46 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। इसी के आधार पर पूरे देश में 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुनने का प्रावधान हुआ था। 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को चुनने का प्रावधान हुआ था। और आप जान लीजिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और इस दरभंगा, इस भागलपुर और इस इलाके से एक व्यक्ति चुन करके गए थे कैबिनेट संविधान सभा में, जिसका नाम था कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, यानी वैसे कमलेश्वरी प्रसाद यादव, केपी यादव, जिसके नाम पर आप जानते होंगे एक मुरलीगंज में कॉलेज भी है, केपी कॉलेज। ये कमलेश्वरी प्रसाद यादव संविधान सभा के इस इलाके के पहले व्यक्ति थे जो संविधान सभा में क्या बने थे? सदस्य बने थे। 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का क्या हुआ? चुनाव हुआ, जिसमें 296 पर चुनाव हुआ, और 93 सीट 83 रियासत से जो डायरेक्ट मनोनीत होकर के आए थे। आइए इसके बाद है कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? तो इसमें है ए बी अलेक्जेंडर, ये भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी था, और पेंथिक लॉरेंस ये भी था। लॉर्ड लिथुओ इसके सदस्य नहीं थे, और आपको बोले यही व्यक्ति कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसी का अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक, आइए इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद से कब मंजूरी मिल गई? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश संसद से कब मंजूरी मिल गई? तो आपको जानकारी होगा 4 जुलाई को 1947 में, 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को क्या किया गया? पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को जब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को क्लीमेंट एटली ने पेश किए, कहां? हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड में, उसको 18 जुलाई को सर्वसम्मति से क्या हुआ? पारित कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार यहीं से बन करके वो आ गया कि भारत अब 2 देश होगा, एक पाकिस्तान और एक भारत, एक पाकिस्तान और एक
भारत, जिसमें आप लोग जानते होंगे 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। अब यहाँ पर कहिएगा सर 15 अगस्त को हम लोग क्यों हुए, पहले हम लोगों को न होना चाहिए, हम बड़े थे तो उससे क्षेत्रफल में भी बड़े थे। तो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह भारत के उस समय में जो गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनको उन्होंने कहा कि जब देश आजाद होगा तो हमारा मेहमान, मुख्य मेहमान आप बनिएगा। इसीलिए 1947 में 14 अगस्त को वो पाकिस्तान चले गए उसकी आज़ादी में, और 15 अगस्त को फिर जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वो भारत आए। और यहो याद रखिएगा आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। और वो क्यों बने थे वो क्लास में बताते हैं, सब बात ठीक है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री, ये गवर्नर जनरल। और उसके बाद जब देश में विरोध होने लगा तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को हटा करके 1948 में किसको बनाया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो इससे पूर्व में शिक्षा मंत्री भी थे। ये इसको क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो उनको बाद में भारत का प्रथम गवर्नर, भारतीय गवर्नर यदि पूछे तो कौन बना था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तब जाकर के 24 बताए पॉलिटिकल में 24 जनवरी 1950 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हट गए और भारत के मनोनीत होते हैं प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो पहले गवर्नर हाउस था वो अब क्या बन गया है, राष्ट्रपति भवन। ये 1930 में, ये 1930 में बना था राष्ट्रपति भवन। और इसमें पहले व्यक्ति जो बैठे थे वो कौन था, लॉर्ड इरविन था। उन्होंने ही इसको बनाया था। 26 से लेकर के 31 तक इरविन का कार्यकाल रहा था। उन्हीं के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति भवन बना था, जो दुनिया के मकान से, दुनिया के घर से सबसे बड़ा घर है, जिसमें कहा जाता है 340 कमरा है। और दुनिया का सबसे बढ़िया गार्डन मुगल गार्डन इसके आगे में है, कहाँ, सामने में, जो दुनिया के सबसे फेमस गार्डन है मुगल गार्डन। ये आपके राष्ट्रपति भवन जो दिल्ली में है, रायसीना हिल्स की पहाड़ी पर, उसी का बात अभी बोल रहे थे। आइए क्या हुआ था, 4 जुलाई को वहां पर पेश किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गया। इसका मतलब है 18 जुलाई को क्या हुआ था, कब मंजूरी मिल गई, तो 18 जुलाई को। समझ गए जी सर। एक क्वेश्चन और है, किस गवर्नर जनरल से भारत को आजादी मिली थी, तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। इस समय में लॉर्ड माउंटबेटन हमारे देश के प्रधानमंत्री के समर्थित लोग थे। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन और 3 ही व्यक्ति इस देश को बांट दिए थे, दुनिया का और लोग नहीं ने बांटा, 3 ही व्यक्ति बांट दिए, लॉर्ड माउंटबेटन, एक कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू, और एक था मोहम्मद अली जिन्ना। अब इस दोनों बेचारे को प्रधानमंत्री बनना था, इसीलिए इन्होंने देश को क्या कर दिया, बांट दिया। और ये तो अंग्रेज था, ये कौन था, अंग्रेज था। ये दोनों तो भारतीय था, इसको लेना देना चाहिए था उसको ना बांटे देश को, देश टूट गया। आज तक हम जो लड़ रहे हैं आपस में, जो घर लूटे तक अवार फूटे, आज हम दोनों आपस में नहीं लड़ते तो चीन को लात के अंदर में ऐसे दे करके चिट्ठी को कुचल देते हैं, उसी तरह से क्या करते, कुचल देते। लेकिन ये अंग्रेज का औलाद ये जानता था कि जब तक दोनों में तोड़ेंगे नहीं ये ताकतवर हो जाएगा। और जो उठा के ले गए हैं कोहिनूर हीरा से लेकर के टन के टन सोना चांदी जवाहरात, फिर से ताकत बनेगा तो लाने का तो काम करेगा। हाँ, जैसे मोदी जी बोले हैं, लेकिन वही ना बात बोल दिए, बेचारे बोलते हैं, करते कैसे न है। ये है ना, राम मंदिर कहाँ बनाएंगे, तो बनाया, 370 खत्म कर दिया, तो क्या बात है, क्या चाहते हैं, बच्चा जन्म लिया और फिर दूसरा बच्चा पैदा कर देगा, समय लगता भाई, 18 वर्ष 16 वर्ष नहीं लगता है। एक बार और मौका दीजिए। आइए, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और यही गवर्नर जनरल के समय में भारत क्या हुआ था, बटा था। इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि जिसको जहां जाना है जा सकते हैं, जिसमें आपको बताएंगे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 भारत में मिलने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ये सब बात आपको वहां बताते हैं क्लास में, रहने दीजिए। इसके बाद अब क्वेश्चन नहीं है तो आज का यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है।